तो कल हमने डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी में हमको कहाँ से पढ़ना है। और मैंने बहुत फोकस करने के लिए बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करना है, मैपिंग पे फोकस करना है। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है। हम 2024 के पीवाईक्यू आज डिस्कस करेंगे, तो देखिए एक एक प्रश्न जो है ना मैपिंग से और एनसीईआरटी से बना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। अब आप देखिए, पहला विकल्प कह रहा है कि पृथ्वी जो है ना पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। और हमको अच्छे से पता है कि पृथ्वी किससे गर्म होती है? दीर्घ तरंगों से। ठीक है, और दीर्घ तरंगें कौन सी होती हैं? जो वापस जाती हैं पृथ्वी से, ना कि जो आगामी होती हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हुआ। दूसरा क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग के अच्छे अवशोषक हैं। एकदम सही बात है। और वैसे हमको ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर पहला हमारा गलत हुआ है ना, तो देखिए पहला गलत है तो कौन सा दूसरा सही अपने आप हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। तो आप देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण होती है ना, वो मुख्य रूप से क्या होती है? लघु तरंगों के रूप में होती है। और वायुमंडल इन लघु तरंगों को कम अवशोषित करता है। वायुमंडल किसे अवशोषित करता है? दीर्घ तरंगों में। और दूसरे वाले विकल्प में ये बोला भी गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगों के अच्छे अवशोषक होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैसें दीर्घ तरंगों को अवशोषित करेंगी तो जाहिर सी बात है वायुमंडल किससे गर्म होगा? दीर्घ तरंगों से गर्म होगा, ना कि जो पृथ्वी पे आती हैं इनकमिंग किरणें कौन सी? लघु तरंगे, तो उनसे तो होने से रहा। तो पहला हमारा गलत हुआ, दूसरा हमारा सही हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कक्षा 11 की भौतिक भूगोल से सीधा प्रश्न आया। मैंने सिर्फ ये मैप लगाया है, लेकिन जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, पूरा उसमें विधिवत लिखा है पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो हमको क्यों भटकना है इधर उधर? जब एनसीईआरटी से प्रश्न बनना है तो एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यानी पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है। हम पढ़ते हैं ना, 0 से 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। यानी विश्वत जो वायुमंडल जो जो नहीं हम बांटते हैं अपने उसको वायुमंडल को, कि क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, मध्य मंडल हुआ, आयन मंडल हुआ, तो उसमें कह रहा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है वो ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ठीक, जैसे ये मान लीजिए ध्रुव है तो यहाँ ऊंचाई अधिक है, यहाँ ऊंचाई कम है। और कह रहा है इसका कारण क्या है? कह रहा है भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सही है हमारा। कथन एक और दोनों सही है तथा एक की व्याख्या भी करता है। अब आप देखिए सीधे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमको कहीं नहीं जाना। एनसीईआरटी पढ़िए। कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर अधिक, सबसे अधिक, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है इस स्तर। ठीक है, और इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। देखिए कुछ सीधा लिखा है, एकदम सीधा लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। ये देखिए यहाँ लिखा है क्षोभ मंडल पर की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। बात खत्म हो गई। आगे कह रहा है क्यों होती है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब ये देखिए लिखा है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। एकदम आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना, सीधा प्रिंट हुआ है एनसीईआरटी से। तो आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। ज्वालखंडश्मि यानी पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन के यौगिक और सल्फर यौगिक उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? यानी ज्वालामुखी जब से निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, राख निकलती है, धूल निकलती है, तो कौन कौन से निकलते हैं ये पूछ रहा है। तो ये चारों के चारों सही हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए सीधे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहाँ पढ़िए आप, कुछ नहीं करना। देखिए क्या लिखा है, ज्वालामुखी से ये देखो ये खंड बम, राख, धूलकण गैस, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर की यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन भी। अब देखिए यही तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, दिए पहला दिया है ये पायरोक्लास्टी, देखो यही हो सकता है, ना पता हो तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है राख और धूल,
ये देखिए यहाँ ये भी लिखा हुआ है राख और धूलकण। तीसरा लिखा है नाइट्रोजन की यौगिक और सल्फर की यौगिक, ये देखिए साफ लिखा हुआ है नाइट्रोजन की यौगिक सल्फर की यौगिक। तो हमको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बाहर से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आप भाग रहे हो इधर उधर, मैपिंग करिए एनसीईआरटी पढ़िए। अगला कह रहा है प्रश्न कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही हैं। ठीक, तो पहला कह रहा है विकल्प हमारा समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह यानी ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाओं की ओर मुड़ जाती है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा क्या है, पहला विकल्प सही है और दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है। अब ये देखिए ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है कि जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए यही तो लिखा है यहाँ कि जनवरी माह में समताप रेखाएं महासागर के ऊपर की ओर उत्तर की ओर और महाद्वीप के दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। देखिए एकदम सही है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम वही छपा हुआ है जो यहाँ से उठाया और वहाँ उन्होंने छाप दिया कि जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण ओर विचलित हो जाती हैं। एक विकल्प हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाओं की ओर मुड़ जाती है। अब ये देखिए यहाँ कोसन महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति में उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं, उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। और यहाँ यहाँ क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम, यहाँ क्या है, ये कोष्ण की बात कर रहा है ना कि शीत की बात कर रहा है। ठीक, एकदम सेम है, बस ये शब्द चेंज है कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। सिर्फ ये शब्द चेंज कर दिया है। देखिए सेम उपस्थित अटलांटिक महासागर शीतल बनाती हैं और समताप रेखा मुड़ जाती हैं। तो क्या यहाँ गर्म होता है, तो यही मतलब इन्होंने सिर्फ शब्दों से खेल दिया और गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, तो ये गलत हो गया। मतलब सीधे एनसीईआरटी से है, हमको बस बार बार इसी का रिवीजन करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। तो ये उस समय 24 की बात है। 24 में क्या हुआ था, चॉकलेट पे लेके, चॉकलेट जो इंडस्ट्री थी ना उस पर बहुत ज़्यादा चल रहा था, समस्या सामना कर रही थी चॉकलेट इंडस्ट्री। तो ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि कोको ही चॉकलेट के लिए मतलब प्राथमिक उत्पादक है, इसी मतलब कोको से ही चॉकलेट बनती है। और क्या होता है कि विश्व में 60% जो कोको है ना वो अफ्रीका महाद्वीप से यानी अफ्रीका से प्राप्त होता है हमको। और उसमें कोट दी आइवरी सबसे ज़्यादा लगभग 40% के आसपास कोको उत्पादन करता है और घाना। ठीक है, तो यानी कोट दी आइवरी, घाना, इंडोनेशिया, इक्वाडोर ये प्रमुख कोको उत्पादक देश हैं। तो आंसर हमारा क्या हो, आंसर हमारा सी हो गया, कोक दी आइवरी और घाना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों से नहीं, एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। दूसरा कह रहा है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है। तो पहला कह रहा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में एक वर्षा है, तो ये सही बात है, चट्टानों में अपक्षय होगा वर्षा, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कह रहा है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और आप सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं, थोड़ा सोचना अपने आप में है क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं ना वर्षा कई तरीके अम्लीय वर्षा भी होती है, उसमें कोई ना कोई कार्बनिक तत्व रासायनिक तत्व हो ही सकता है। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, तो 1 और 2 सही हैं। और इसकी ये जो हमारा है ना कि ये व्याख्या भी करता है। कैसे व्याख्या करता है, क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारण एक कारण वर्षा है। अब कैसे वर्षा है, क्योंकि वर्षा में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। और हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन लोह तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है, विखंडन शुरू हो जाता है। ठीक है, जंग लगती है, टूटने लगता है, चट्टानों में लोह पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपक्षय कारण बन गया कि नहीं बन गया। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों चट्टानों के अपक्षय कारण हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं ना खुले में छोड़ दीजिए लोहा या ऐसी कोई चीज़ तो जंग लगना आरंभ हो जाता है। जार से बात है, जब जंग लगेगी तो उसका क्षरण होना ही होना है। तो वही अब चट्टान के साथ भी होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अगला है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है,
अब आप सोचिए कि सबसे पहले गंगा नदी इस तरीके से जाती है, सबसे पहले कौन सी नदी मिलती होगी? तो सबसे अगर पहले ही नहीं पता तो अंत में सोच सकते हो गंडक कोसी में क्या मिलती है, सबसे अंत में कोसी मिलती है। ठीक है, फिर क्या मिलती है? कोसी के बाद देखिए गंडक मिलती है, फिर फिर मिलती है घाघरा, ठीक, घोघरा लगभग पटना के पास, और फिर उससे पहले ही गोमती मिल जाती है यूपी में ही, बलिया या कहीं इसके आसपास। तो क्या हुआ हमारा? गोमती हुई, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, ये क्रम है, ये मैपिंग से है क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पूरा दिया भी है। आप देखिए सबसे पहले कौन सी मिली? गोमती मिल गई गाजीपुर के पास में, फिर ये घाघरा है छपरा के पास, फिर ये गंडक है पटना के पास, और ये कोसी है कटिहार जिला। तो ये सीधा सीधा मैपिंग से क्वेश्चन है, आपको मैपिंग करनी है। हमने बोला ही है कि हमको किस पे फोकस करना है भूगोल के लिए, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, प्लस मैपिंग बहुत अच्छे से करनी है। आपके मैक्स टू मैक्स प्रश्न यहीं से हो जाएंगे, तो क्यों भागना इधर उधर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र से लगती है, यानी नॉर्थ सी से लगती है? अब अगर हम ध्यान दें तो नॉर्थ सी लगभग, जैसे अगर ये इंग्लैंड है तो नॉर्थ सी यहाँ नॉर्वे है। ठीक है, अब आप सोचिए कि यहाँ है तो यहाँ पे जर्मनी भी है, तो आप सोचिए कि फिनलैंड तो होने से, क्योंकि फिनलैंड लेकिन एकदम इधर है बाल्टिक सी के पास, तो ये नहीं है। ठीक है, जर्मनी यहाँ पे है तो जर्मनी हो सकता है। ठीक है, नॉर्वे यहाँ पे, ये भी हो सकता है। रूस तो एकदम यहाँ पे उनका हल्का सा है, कालिंगनगर वगैरह, वो भी बाल्टिक सी से लगता है यहाँ पे, ना कि उत्तर सी से। तो कौन कौन से हो गए? जर्मनी हो गया और नॉर्वे, यानी दो विकल्प हमारे सही है, तो केवल दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैपिंग से प्रश्न है, आप देखिए यहाँ इसको देख सकते हैं। देखिए ये नॉर्थ सी है, ये नॉर्वे लग रहा है, ये जर्मनी है तो जर्मनी की तट ये भी है, तो यहाँ ये जर्मनी लग जाएगा। अब देखिए ये यहाँ देखिए ये फिनलैंड है, एक सेकंड, ये फिनलैंड है, तो ये होने से रहा नॉर्वे होगा, जर्मनी हो जाएगा। अब रूस वाला हिस्सा देखिए ये यहाँ पे है कालिनग्राड। ठीक है, यहाँ ये बाल्टिक सी है। ठीक है, तो ये बाल्टिक सी से फिनलैंड लगता है, रूस लगता है, लेकिन नॉर्थ सी से नॉर्वे और जर्मनी ही लगती है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा दो सही हो गया, केवल दो। ठीक, चलिए, तो मैपिंग अच्छे से करनी है। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रहा है जलप्रपात, फिर क्षेत्र और फिर नदी, उपरोक्त में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? अब देखिए पहला कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात, कह रहा है नर्मदा नदी पे है, एकदम सही बात है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है, लेकिन क्षेत्र मालवा नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर हम एमपी का मैप बनाए तो एमपी का मैप कुछ ऐसा इस तरीके से है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात ये है, मालवा का पठा इधर है, तो ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, मालवा नहीं है। ठीक, ये हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा विकल्प एक गलत। दूसरा कह रहा है कि हुंडरू, छोटा नागपुर, स्वर्णरेखा नदी, एकदम सही है। ठीक, तीसरा कह रहा है गारसोपा, पश्चिमी घाट और नेत्रावती नदी, तो ये पश्चिमी घाट में तो है लेकिन नेत्रावती में नहीं है। हमने अच्छे से पढ़ा, ये कौन सी नदी है? सारावती है, तो ये गलत हो गया, ये हमारा सिर्फ एक विकल्प सही हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि मध्य निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला का नाम और पर्वत का प्रकार। ठीक, तो पहला कह रहा है हमारा विकल्प कि मध्य एशिया में पर्वत है वासदेश और बलित पर्वत श्रेणी। ठीक, दूसरा कह रहा है यूरोप आल्पस, लेकिन कह रहा है ब्लॉक पर्वत है। तीसरा विकल्प कह रहा है उत्तरी अमेरिका अपलेशियन बलित पर्वत है, और चौथा कह रहा है दक्षिणी अमेरिका एंडीज बलित पर्वत है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो ये पहली बात, वासदेश मध्य एशिया में नहीं है, कहाँ है ये यूरोप में है। ठीक है, और ये बलित पर्वत ना हो कि कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है, तो हमारा गलत हो गया, ये मैपिंग से सीधा सीधा आ गया। दूसरा कह रहा है यूरोप आल्पस पर्वत, ठीक है, लेकिन कह रहा है ये ब्लॉक पर्वत, तो ये भी गलत है क्योंकि ये बलित पर्वत है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे विकल्प कौन सा? एक और दो गलत हो गए। तीसरा कह रहा है उत्तरी अमेरिका में है अपलेशियन, एकदम सही बात है, और कह रहा है ये बलित पर्वत है, एकदम सही है। चौथा कह रहा है दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, एकदम सही है, और बलित पर्वत है, ये भी सही है। तो हमारे विकल्प कितने सही हो गए? 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 2, यानी केवल 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी एनसीईआरटी से, क्लास 6 की अगर एनसीईआरटी आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो देखिए बलित पर्वत की उदाहरण दे रहा है। अब देखिए कह रहा अपर्दन की प्रक्रिया से घिस गए हैं, तो क्या उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस का यूराल गोलाकार दिखाई देते हैं और उनकी ऊंचाई कम हो गई, लेकिन ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो ये बलित पर्वत हैं, तो हमारा आलम करके चले जाते हैं कि अपलेशियन बलित पर्वत है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? 3 और 4 हो गए, तो ये भी एनसीईआरटी से है। चलिए अगला है कि जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक, पहला विकल्प कह रहा है यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा कह रहा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। तो नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यानी कह रहा है कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है,
तो जलवाष्प बिल्कुल सही बात, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है, एकदम गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम कहाँ से होगा? अभी हमने पढ़ा भी, देखिए जो जलवाष्प होती है उसकी मात्रा अधिकतर कहाँ होती है? विषुवत रेखा के अगल बगल होती है। तो पहला हमारा सही, दूसरा हमारा गलत। और देखिए आंसर क्या हो गया हमारा? ए फॉर एप्पल वाला ये हो गया। अब देखिए सीधा यहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से भी आया है कि जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। यही हमारा पहला विकल्प था, तो घटती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा आयतन से 4% होती है, जबकि ध्रुवों और ठंडे रेगिस्तानों में शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन 1% के भाग से भी कम होती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, यानी विषुवत रेखा पे ज़्यादा होगी और ध्रुवों की तरफ क्या होगी? कम होगी। यही कह रहा है, तो दूसरा विकल्प हमारा इसलिए गलत हो गया। ध्रुवों के प्रतिशत अधिकतम है ये कह रहा है, और है कैसा? विषुवत रेखा से जो हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कम होती जाएगी। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ठीक। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न है सारे से सारे। अगला देखिए, एक और एनसीईआरटी कह रहा है कि तापमानों की वार्षिक एवं दैनिक सीमा, कह रहा है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा यानी रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। तीसरा कह रहा है वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 यानी 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। किस प्रकार की जलवायु है? ठीक। अब देखिए, आप आइए यहाँ एनसीईआरटी पढ़िए, सीधे सीधे जलवायु दिया है। अब इसको पढ़िए, क्या है? समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वर्षा 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये देखिए, ये टेम्परेचर दिया नहीं था, ये विकल्प है 50 से 60 250 सेंटीमीटर वाला। वर्ष भर वर्षण होता है, यहाँ देखिए लिखा होगा। वर्ष भर देखिए लिखा है, वर्षण साल भर होता है लेकिन सर्दियों में अधिक होता है। तो ये कौन सी जलवायु होगी? समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। आंसर डी हो गया हमारा, यही है ना, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। यानी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए और मैक्स टू मैक्स करके आइए आप एग्जाम हॉल में, तो एनसीईआरटी पर ही फोकस हमको देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोरियालिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला विकल्प कह रहा है यह पवन के वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है, एकदम सही बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 0 डिग्री के आसपास कभी चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि चक्रवात बनने के लिए प्राथमिक क्या जरूरत होता है? कोरियालिस बल चाहिए होता है। और ये कह रहा है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। हमको पता है भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं, इसीलिए नहीं बनते क्योंकि वहाँ कोरियालिस बल नहीं होता। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सही हो गया। ठीक। ये भी एनसीईआरटी था, हमने इसका फोटो नहीं लगाया, ये भी एनसीईआरटी से। अगला कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ठीक है, यानी 12 घंटे से ज़्यादा समय तक सूर्य का तापमान, मतलब 12 घंटे से अधिक तक सूर्य का तापमान विद्यमान रहता है, यानी 12 घंटे से ज़्यादा सूर्य चमकता है। अब आप देखिए 21 जून के आसपास की बात है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब 21 जून में इस क्षेत्र में गर्मियाँ होती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश इधर ज़्यादा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा पे 12 घंटे से ज़्यादा का दिन होगा। ठीक। और दूसरा विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? 6 महीने दिन होगा। तो उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा हो गया। मकर रेखा पे 12 घंटे से कम होगा, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य उत्तरायण है, और मकर रेखा किधर है? दक्षिण में है, तो मकर रेखा हो नहीं सकता। भूमध्य रेखा पे होगा लेकिन 12 घंटे के आसपास होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया, 2 और 4। ठीक। अब आप देखिए ये मैप, देखिए इसमें दिखा हुआ है समर। ठीक है, 21 जून, अब देखिए आप, ये 21 जून की स्थिति है। अब देखिए इक्वेटर पे लगभग 12 घंटे दिखा रहा है। ठीक। और यहाँ देखिए ये 13.5 घंटे के आसपास, और यहाँ 24 घंटे। तो क्या हुआ? यही तो आंसर था हमारा, क्या था? कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव। तो ठीक, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को घोषित करता है, यानी वो कौन सा क्षेत्र है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, की कोरी बेसिन और रियोडा प्लाटा। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है कि पीठभूमि की उष्णकटिबंधीय और पीठभूमि कैसे क्षेत्र होते हैं? जो एक प्रकार से आर्द्रभूमि टाइप होता है। ठीक है, और यहाँ वर्ष भर जल जमाव जैसी स्थिति रहती है, पौधों का अपघटन धीमा होता है, मृत पौधे एकत्रित होकर क्या करते हैं? पीठ का निर्माण करते हैं।
पीट मिट्टी संग्रहित होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ, तो ये ऐसा क्षेत्र कहाँ मिलता है, ऐसा क्षेत्र है कांगो बेसिन में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये मैथेन एथेन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करता है क्षेत्र, तो आंसर हमारा बी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। दूसरा कह रहा है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है। तो पहला है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, एकदम सही है। और लाल सागर के आसपास हम पढ़ते भी हैं क्या, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो पहला हमारा सही है, पहला विकल्प हमारा सही है। दूसरा कह रहा है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो ऐसा सही है कि कोई भी ऐसी बड़ी या छोटी नदी लाल सागर में प्रवेश नहीं करती है। एक तरीके से मैपिंग का ही प्रश्न था, तो पहला और दूसरा हमारा सही है, आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है। चलिए तो ठीक है, थैंक यू। देखिए अब सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न बन रहे हैं और मैपिंग से प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको फोकस अपना एनसीईआरटी पे करना है। और खास तौर पे बार बार मैं कहूँगा कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अच्छे से करिए, और पर्यावरणीय जो भूगोल है कक्षा 11 का ही दूसरी वाली जो भूगोल है, इन दोनों को बहुत अच्छे से करिए। बाकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, और अभी समय है हमारे पास, तो 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी करिए। एक एक प्रश्न एनसीईआरटी से बना है, और हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, मैपिंग करिए, और करंट अफेयर से अपडेट रहिए। इसके अलावा भूगोल में और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।